बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज नया टॉपिक जो है वो है 9th चैप्टर से है 10th क्लास के। तो ये 9th यूनिट है जिसका नाम है कार्ड्स ऑफ ए सर्कल। तो यहाँ पे जो हमारा ये कार्ड से वाबस्ता चीज़ें हैं, तो सबसे पहले तो हम इस थ्योरम को बाद में शुरू करेंगे। कुछ दो चार जो बुनियादी बातें जो है हमें जो इस थ्योरम में काम आएंगी, तो वो हम पहले सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जो चीज़ है, एक सर्कल है। सर्कल किस चीज़ को कहते हैं? सर्कल दरअसल पॉइंट्स का जो है वो मजमुआ है कि ये सारे पॉइंट्स ऐसे पॉइंट्स जो कि जिनका एक मखसूस पॉइंट से, एक स्पेसिफिक पॉइंट से डिस्टेंस, इन सब पॉइंट्स का एक मखसूस पॉइंट से फासला, डिस्टेंस जो एक जैसा हो, लेंथ उनकी एक जैसी हो, तो ऐसे पॉइंट्स को अगर हम कंबाइन कर लें तो फिर इससे क्या बन जाएगा? इससे सर्कल बन जाएगा। और ऐसा पॉइंट जिससे जिसकी गोलाई जो है, ये इसको हम सरकमफ्रेंस कहते हैं। ये सरकमफ्रेंस के जितने भी पॉइंट्स हैं, ये एक मखसूस पॉइंट से सारे एक ही डिस्टेंस पे होंगे, और ये मखसूस पॉइंट जो है इसको हम सेंटर ऑफ सर्कल कहते हैं। ये हमारा सेंटर ऑफ सर्कल है। तो एक बात हमारी क्लियर हो गई कि ये सेंटर ऑफ सर्कल जो होता है, इस तमाम का जो ये हमारा ये है, तो ये हमारा मखसूस पॉइंट जो होता है इसको सेंटर ऑफ सर्कल कहते हैं। और ये तमाम डिस्टेंस है, इन तमाम पॉइंट से इसका फासला एक जैसा होता है। अगर इसी पॉइंट्स सरकमफ्रेंस के पॉइंट्स में से किसी एक पॉइंट को सेंटर से मिला लें, तो ये जो लाइन होती है इसे हम कहते हैं रेडियल सेगमेंट कहते हैं। रेडियल सेगमेंट इसको कहते हैं। और इसकी जो मैग्नीट्यूड होती है, इसकी जो मिकदार होती है, क्वांटिटी जो होती है, उसको हम रेडियस कहते हैं। और ये रेडियस सर्कल के जितने भी होंगे, वो चाहे ये हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो, जिस पॉइंट के साथ भी उसका डिस्टेंस लेंगे, तो वो सारे का मेजरमेंट जो होगी सबकी एक होगी, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स बने ही, सर्कल सारा बना ही इसी बेस पे है कि इसके सारे पॉइंट्स का बीच के पॉइंट्स के साथ, मिडल पॉइंट के साथ, सेंटर के साथ डिस्टेंस है इसका एक हो। तो ये रेडियस जो होगा, चाहे ये रेडियस हो, ये हो, जितने भी रेडियस है, इन सब का डिस्टेंस सेंटर के साथ एक जैसा होगा। दूसरी बात जो है हमारा कार्ड्स है। कार्ड्स हमारा क्या होता है? यहाँ पे हमारे दो चीजें हैं जो सीखने की है। एक को कहते हैं कार्ड और एक होता है डायामीटर, जो कि आगे हमें लेक्चर्स में काम भी आ सकता है। कार्ड क्या होता है? अगर ये एक सर्कल है हमारा, रफ सा सर्कल मैं ले रहा हूँ, और ये उसका पॉइंट है, तो ये जो होती है कार्ड हमारे ये सरकमफ्रेंस, ये गोलाई जो है सर्कल की, इसके बीच के जो पॉइंट हैं, ये अगर इनको हम अगर पास कर लें सेंटर से, ये अगर सेंटर O है और ये एक पॉइंट, एक सेंटर का, ये सरकमफ्रेंस का एक पॉइंट A है और ये सरकमफ्रेंस का पॉइंट B है, तो अगर सेंटर से एक लाइन पास हो रही है और सर्कल के दो पॉइंट से जाके मिल रही है, तो ऐसी लाइन को हम कहते हैं डायामीटर। और अगर इसको हम सोचें तो ये डायामीटर जो होता है ये 2 रेडियस के बराबर होता है। ये एक रेडियस और ये रेडियस, दोनों रेडियस को जमा कर लें तो 2 रेडियस के बराबर एक डायामीटर होता है। तो डायामीटर को हम 2r भी कह सकते हैं, जो आपके आगे थ्योरम में काम आ सकता है। दूसरी बात यही कि अगर यही थ्योरम में अगर यही पॉइंट हो, यही दो पॉइंट्स हो सरकमफ्रेंस के, लेकिन ये लाइन जो है बने दो पॉइंट्स के दरमियान, अब ये पॉइंट B ये यहाँ पे है और ये अगर सेंटर से ना पास हो, तो अब इस लाइन को हम डायमीटर नहीं कहेंगे, बल्कि अब हम इसको कार्ड्स करेंगे। तो अभी हमारा टॉपिक जो है इससे होगा, यानी कि सरकमफ्रेंस के दो पॉइंट्स होंगे, वो आपस में जॉइंट होंगे और सर्कल से सेंटर से पास नहीं होंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा कार्ड हो जाएगा। तीसरी चीज जो यहाँ पे हमें एक काम आ सकती है, एक है परपेंडिकुलर, और ये है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। पिछले चैप्टर के हमने थ्योरम्स में मैं तफसील से आपको थ्योरम में परपेंडिकुलर बता चुका हूँ कि परपेंडिकुलर क्या चीज होती है। अगर ये एक लाइन है हमारे पास, गिवन लाइन सेगमेंट है, इसके ऊपर ये सीधा अगर हम 90 का एंगल ड्रॉ करें, तो ऐसी लाइन को हम क्या कहेंगे? ये हमारा परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर का काम क्या होता है कि ये 90 का एंगल बनाता है, और 90 का एंगल जो है वो हमेशा परपेंडिकुलर की वजह बनता है। तो ये अब ये परपेंडिकुलर है इस लाइन के ऊपर, और ना सिर्फ ये परपेंडिकुलर इसके ऊपर, बल्कि ये भी इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। ये दोनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हैं, तो यहाँ जो एंगल बन रहा है वो 90 का है। अब ये परपेंडिकुलर यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। जो सिर्फ इसका क्या बात हो उसमें कि बीच में खाली 90 का एंगल बना है दोनों साइड पे, तो ये इसका क्या हो जाएगा? ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। लेकिन अगर हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की बात करें, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये होगा कि अगर ये हमारे
पास एक लाइन सेगमेंट ए हो और ये यहाँ पे बी हो, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसा परपेंडिकुलर ऐसे परपेंडिकुलर होगा कि जो बिल्कुल बीच में उनको बाइसेक्ट करेगा। लाइन सेगमेंट ए बी को बिल्कुल बीच में बाइसेक्ट करे। तो इसके ड्रा करने का तरीका क्या है कि कंपास को आधे से ज्यादा खोल लें, एक नीचे अर्क लगा लें और उसी अर्क को उसके रेडियस को ना छेड़ें और अब उस पॉइंट बी पे रख लें और इसको यहाँ पे आप अर्क लगाएं तो ये दोनों इस पॉइंट पे मिलेंगे। तो ये इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करने का तरीका है। और ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो किसी लाइन सेगमेंट को बिल्कुल बीचों बीच में इंटरसेक्ट करे तो इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहते हैं। अब हम चलते हैं ट्राइंगल की तरफ। कुछ ट्राइंगल्स की बातें आपने 9th में पढ़ी थी जो कि आपको मैं दोबारा जल्दी रिपीट करवा देता हूँ। ये बुनियादी बातें तो मैंने आपको सिखा दी हैं। अब ट्राइंगल ऐसी क्लोज्ड फिगर जो कि हम पिछले चैप्टर के पिछले लेक्चर में भी हम काफी तफसील से डिस्कस कर चुके हैं कि ऐसी क्लोज फिगर जो जिसकी 3 साइडें हों तो ये क्या हो जाएगा, ये ट्राइंगल हो जाएगी। ये इसकी 3 साइडें हैं, ये ट्राइंगल ए है और ये ट्राइंगल, अगर इसको समझ लें फॉर एग्जांपल ये ए है, ये बी है और ये सी है और इसको मैं कहता हूँ मान लें डी, ई और एफ। तो इसमें ये 3 साइडें हैं, ये इसका एंगल है, ये इसका एंगल है, ये इसका एंगल है और ये पहली साइड, ये दूसरी साइड और ये तीसरी साइड। मान लीजिए 6 चीजें, 3 साइड हैं और 3 एंगल हैं। यहाँ पे भी ये इसका एक एंगल है, ये दूसरा, ये तीसरा है। तो ये 3 एंगल इसके हो गए और ये इसकी पहली साइड, ये इसकी दूसरी साइड और ये इसकी तीसरी साइड। अब ये 2 ट्राइंगल का अगर आप आपस में कंपैरिजन करें और आप ये बताएं कि ये कौन सी 2 ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं यानी कि बराबर हैं, इक्वल हैं, तो ये कॉन्ग्रुएंट तब होंगी जब ये क्या हो जाएगा, इनकी 5 कंडीशंस आ जाए। 5 कंडीशन आ जाएं तो फिर वो क्या हो जाएगा, ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगी। ट्राइंगल का जैसा कि आपको मैंने बताया कि इसमें 3 साइडें और 3 एंगल होते हैं तो 6 आइटम्स होते हैं। इसमें अगर किसी ट्राइंगल के 3 आइटम्स हमारे पास कॉन्ग्रुएंट आ जाएं, एक जैसे आ जाएं, तो समझ जाएं कि उसकी बाकी तीनों भी उसी तरह हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो इतनी 2 ट्राइंगल अगर 3 साइड उसकी 3 चीजें उसके आइटम्स इक्वल हो, चाहे वो एंगल हो चाहे वो साइड हो, अगर वो एक जैसे हों तो इतने ज्यादा चीजें किसी ट्राइंगल की इक्वल नहीं हो सकती। और अगर उसकी 3 चीजें इक्वल हो गई तो समझ जाए कि बकाया 3 आइटम्स भी उसके इक्वल होंगे और वो दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगी, मतलब बिल्कुल हूबहू एक जैसी होंगी। ये हो सकता है कि उनकी शक्ल मुखालिफ पड़ी हो, एक ट्राइंगल फॉर एग्जांपल ऐसे है और एक ट्राइंगल फॉर एग्जांपल ऐसे है, तो उनके होंगी बराबर, साइज बराबर होगा, शक्ल भी सेम होगी, शेप भी उनकी सेम होगी, लेकिन ये है कि उनके रखने का अंदाज जो है, उनके बनने का अंदाज जो है वो मुख्तलिफ हो सकता है। तो कोई ऐसी बात नहीं है। तो अब कॉन्ग्रुएंट क्या हो सकती हैं, जब एक ट्राइंगल की एक साइड और दूसरी साइड और उसके बीच का एंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाए, इसकी ये साइड इसके साथ इक्वल हो, इसकी ये साइड इसके साथ इक्वल हो, इसका ये एंगल इसके साथ इक्वल हो, तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम कहते हैं कि ये पहली ट्राइंगल का साइड एंगल साइड इक्वल है दूसरी ट्राइंगल के साइड एंगल साइड के। तो ये अब क्या हो जाएगा, अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए कि 2 साइड है उनका बीच का एंगल, तो उस ट्राइंगल्स को आपस में आप क्या कह सकते हैं कि ये आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, एक जैसी हैं। दूसरी बात ये है कि अगर 2 एंगल्स के बीच में आ जाए, मान लें ये एक एंगल है और ये एक एंगल है और इस तरह ये एक एंगल है और ये एक एंगल है, एंगल ए और एंगल डी आपस में बराबर हैं, एंगल ई और एंगल बी आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं और इनके बीच का ये साइड जो है, बीच वाली साइड, दूसरी साइड नहीं, बीच वाली साइड जो कि ए बी है और डी ई है, ये आपस में एक जैसे हो गई, तो अब मान लें कि वो क्या हो जाएगा, वो ट्राइंगल्स भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगी। तो इसको हम क्या कहते हैं, एंगल साइड एंगल है, कॉन्ग्रुएंट एंगल साइड एंगल। तीसरी जो होगी, अगर तीसरी ट्राइंगल की तीनों साइडें आपस में बराबर हो, तीनों साइडें ये नहीं है कि आपस में बराबर हो, बल्कि एक करस्पॉन्डिंग साइड बराबर हो। करस्पॉन्डिंग का मतलब यह है कि इसको उठा लूं मैं, इसके ऊपर रख लूं तो इसकी ये साइड इसके ऊपर आ जाएगी, ये वाली साइड इसकी इधर आ जाएगी और ये वाली साइड जो है इसके इस साइड पे आ जाएगी। तो ये जो है अब हम ये हो जाएगा हमारा। तो अगर ये ए बी इसकी डी ई के बराबर हो, ए सी जो है इसके डी ई के बराबर हो और इसकी ये ई एफ जो साइड है ये इसकी बी सी के बराबर हो, तो ये ट्राइंगल्स 3 साइडें बराबर हो गई, तो समझ लें कि ये ट्राइंगल आपस में दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगी। तो उसकी वजह क्या लिखेंगे, हम ये लिखते हैं कि अगर किसी ट्राइंगल की साइड और साइड दूसरी की साइड के साथ बराबर हो, कॉन्ग्रुएंट हो, तो दोनों ट्राइंगल्स आपस में क्या होंगे, फिर भी कॉन्ग्रुएंट होंगी। 5वीं साइड जो है, अगर किसी ट्राइंगल की 2 साइडें और एक एंगल, लेकिन उनका एंगल बीच का ना हो, यहाँ पे भी 2 साइडें थी और एक एंगल था लेकिन एंगल के बीच का था। अब मान ले एक ये साइड है और एक ये साइड है,
इनको मैं थोड़ा सा फिर ड्रॉ कर लेता हूँ, बहुत सारी लाइनें इसमें आ गई हैं तो फिर थोड़ा सा मैं आपके लिए फिर ड्रॉ कर लेता हूँ। ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स की हम कंडीशंस पढ़ रहे हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स कंडीशन। अगर इनमें से एक भी कंडीशन पूरी हो गई तो समझ जाएं कि वो ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो अब हम देखते हैं कि क्या है, ये एक ट्राइंगल है और ये दूसरी ट्राइंगल है, इसको मैं नाम देता हूँ ए बी सी, इसको मैं नाम देता हूँ डी ई और एफ। तो अब ये जो है ए बी सी और डी ई एफ, इसकी दो साइड है, इसकी ये साइड बराबर है दूसरी की इस साइड से और इसकी ये साइड बराबर है इसकी इस साइड से। तो दोनों दो दो साइडें बराबर हैं इनकी, लेकिन इसका बीच का एंगल नहीं बल्कि कोई भी एंगल हो सकता है, एंगल ए हो सकता है और ये एंगल डी इसका बराबर हो सकता है, या एंगल बी कॉन्ग्रुएंट हो एंगल ई के, करस्पॉन्डिंग हो। एंगल ए का ई के साथ कोई ताल्लुक नहीं है क्योंकि इसका इस साइड वाला एंगल इसका इस साइड के एंगल के ऊपर आएगा, यानी कि उठा के रखना है तो इसके ये साइड इसके इस साइड पे आ जाएगी, राइट साइड हमारे राइट साइड पे आती है, लेफ्ट साइड दूसरी की लेफ्ट साइड पे आएगी। तो ये इसकी करस्पॉन्डिंग साइड है, इसके इस एंगल के बराबर हो या ये वाला एंगल ये वो बराबर हो, बीच का एंगल ना हो, तो भी ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगी। तो इसका हम क्या कह सकते हैं, साइड साइड एंगल, कॉन्ग्रुएंट टू साइड साइड एंगल। इसको हम एक तरह भी लिख सकते हैं कि एंगल पहले लिख लें, एंगल साइड साइड कॉन्ग्रुएंट टू एंगल साइड साइड, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे इसमें कोई इशू नहीं है। इसके बाद हमारा जो है अब हमारे जो है ये लास्ट कंडीशंस जो है वो कुछ राइट एंगल ट्राइंगल से ताल्लुक रखती हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल क्या होती है, जिसमें एक एंगल 90 का हो। अगर ये एंगल 90 का हो दोनों का और इसके अपोजिट साइड 90 के अपोजिट साइड हमारी हाइपोटेन्यूज होती है, अगर इसका हाइपोटेन्यूज इसके हाइपोटेन्यूज के साथ इक्वल हो और उसका कोई और साइड इक्वल हो, सपोज ये मान ले ये साइड इसके साथ इक्वल हो, या चाहे ये वाली साइड ना लें बल्कि ये वाली साइड ले लें, ये इसके साथ इसकी इक्वल हो, तो भी आपस में क्या हो जाएंगे, इसकी तीन ये दो साइड इक्वल हो गई, ये 90 का एंगल हो गया, तो फिर तीन साइड इक्वल, तीन आइटम्स इसके इक्वल हो गए, तो ये क्या हो जाएगा, ये ट्राइंगल्स आपस में फिर क्या हो जाएंगे, ये फिर भी कॉन्ग्रुएंट होंगी दोनों ट्राइंगल। इसको कहते हैं एचएस, हाइपोटेन्यूज और साइड दूसरे के हाइपोटेन्यूज और साइड के इक्वल हो। तो ये हमने तफसील से डिस्कस कर लिया। अब हम चलते हैं अपनी थ्योरम की तरफ, जो थ्योरम क्या है, स्टेटमेंट को हम समझने की कोशिश करते हैं। ये तो मैंने 9th का आपको समझा दिया थोड़ा सा। अच्छा, एक और चीज जो रह गई है वो है कोलिनियर। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स ऐसे पॉइंट्स है जो किसी स्ट्रेट लाइन पे आ जाए तो वो कोलिनियर होते हैं। मिसाल ये ले ले, ये एक पॉइंट है, ये मान ले दूसरा पॉइंट है, ये तीसरा है, ये ए बी सी, अब ये सारे कोलिनियर पॉइंट्स हैं। क्यों, ये सारी एक स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं। लेकिन अगर एक पॉइंट ये हो, एक पॉइंट ये हो और एक लाइन ये हो, तो अब ये एक स्ट्रेट लाइन में नहीं आ रहे बल्कि दो लाइनों में आ रहे, तो अभी क्या हो जाएगा, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो ये भी एक बात थी जो आपके, जो स्ट्रेट लाइन में हो कोलिनियर, जो स्ट्रेट लाइन में ना हो वो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं। तो यहाँ पे हमारा ताल्लुक जो है वो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। आए हम तो थ्योरम को समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारा लेक्चर नंबर 4 है, थ्योरम है 9.1 और ये है कार्ड्स ऑफ ए सर्कल, उसके साथ इसका ताल्लुक है। तो ये कह रहे हैं वन एंड ओनली वन सर्कल, सिर्फ और सिर्फ एक सर्कल की बात हो रही है, कैन पास थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, 3 नॉन कोलिनियर मुख्तलिफ नॉन कोलिनियर पॉइंट्स जो कि एक लाइन में नहीं है, वो एक सर्कल ही उनसे पास हो सकता है। तो ये अब हम देखें कि ये 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, ये ए है, ये बी है और ये सी है। अगर हम इस व्हाइट बोर्ड को हम समझ लें कि ये एक प्लेन है और इसके ऊपर हम अगर मुख्तलिफ साइज के और मुख्तलिफ किस्म के हम सर्कल्स ड्रॉ करना शुरू कर दें, तो कोई सर्कल ऐसा बनेगा, ऐसे कोई बड़ा, कोई उससे बड़ा, कोई ऐसा, और तो कोई और बड़ा हो जाएगा। तो अगर ये हम सारा ये व्हाइट बोर्ड का हम सर्कल से भर लें तो सिर्फ इन समझ लें कि चाहे हजारों आते हैं, चाहे लाखों आते हैं, चाहे 100 आते हैं, चाहे 20 50 जितने भी सर्कल्स यहाँ पे बन रहे हैं इस बोर्ड पे, जितना बड़ा बोर्ड होगा, जितना बड़ा प्लेन होगा, उतने ज्यादा सर्कल्स बनेंगे। तो सिर्फ एक ही सर्कल ऐसा होगा जिससे ये क्या हो जाएगा, ये तीनों कोलिनियर पॉइंट्स पास हो रहे होंगे, ये उनका हिस्सा होंगे, उस सर्कल का हिस्सा होंगे, सिर्फ एक सर्कल के। बाकी सारे सर्कलों में से ये सारे इकट्ठे नहीं आ रहे होंगे। तो ये हमारा थ्योरम था कि सिर्फ एक सर्कल जो है वो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से पास होता है। तो ये हमारे पास 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। तो हम शुरू करते हैं अपना। सबसे पहला हमारा पॉइंट जो है वो है गिवन होता है। तो ये मैं लिख रहा हूं गिवन। इसका गिवन क्या है कि 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ए बी एंड सी आर 3 non
कोलिनियर पॉइंट्स ए बी सी क्या है हमारे पास 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है, मतलब मुख्तलिफ मतलब स्ट्रेट लाइन में नहीं है बल्कि मुख्तलिफ मकामात पर पाए जाते हैं इस प्लेन में। उसके बाद करना है हमने प्रूफ करना क्या है, हमारा मकसद क्या है जिसके लिए हम ये थ्योरम साबित करने जा रहे हैं, प्रूफ करने जा रहे हैं। तो वो उसको समझते हैं। वो कहता है कि 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट कैन पास थ्रू वन एंड ओनली वन सर्कल। तो हम यहाँ कह देते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, 3 नॉन कोलिनियर points A, B and C can pass through one circle। ये इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि वन सर्कल कैन पास थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। जिस तरह भी आप अपना सेंटेंस क्लियर करना चाहें, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ए बी सी कैन पास थ्रू वन सर्कल, या वन सर्कल कैन पास थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ए बी एंड सी। तो ये हमारा क्या था, ये हमारा 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स के बारे में हमने जो मालूमात थी वो हमने यहाँ पे लिख ली है। अब हम आगे चलते हैं कंस्ट्रक्शन की तरफ, जो कि हमारी मददगार होगी। कंस्ट्रक्शन क्या करते हैं, हम यहाँ लिख रहे हैं सब ये कंस्ट्रक्शन, हमें 2-3 किस्म की कंस्ट्रक्शन करनी है। सबसे पहली कंस्ट्रक्शन तो हमारी ये है कि जॉइन, ये बी जो है मिड का पॉइंट है, इसको हमने ज्वाइन कर दिया है ए से और इसको हमने ज्वाइन कर दिया है सी से भी ज्वाइन कर दिया है। इधर हम पहले लिखते हैं कि जॉइंड, ये हमारा पॉइंट है, जॉइंड बी टू ए एंड सी। ठीक हो गया, ये हमारा सबसे पहले हमने बी को ज्वाइन किया ए से और सी से। उसके बाद हमने 2 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स पर कंपास खोलनी है, इसको ऐसे ड्रॉ करना है। एक इधर और जो है आपकी फॉर एग्जांपल समझ लें कि एक इधर होगी, एक ऊपर से डालेंगे तो एक इधर से होगी। तो ये कौन से पॉइंट्स पे गुजरेंगे, ये इसके मिड से गुजरेंगे, क्योंकि बिल्कुल हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करना है जिसका काम यही होता है कि वो कहां से गुजरता है, वो हमेशा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये समझ लें, ये हमारा क्या हो गया, ये इसको मैं नाम देता हूं फॉर एग्जांपल ये एक इस पॉइंट से होता हुआ जा रहा है, तो इसको मैंने नाम दे दिया है एक्स, और ये जिस पॉइंट पे ए बी के साथ मिल रहा है तो इसको मैं नाम देता हूं डी। बाकी चाहे इधर भी नाम दे सकते हैं, लेकिन बस हम सिर्फ इधर तक नाम देते हैं कि ये क्या है, हमारा एक्स डी है। ये एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इस तरह एक और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी ड्रॉ करना है। इधर एक अर्क हो जाएगी और एक अर्क इधर हो जाएगी, तो ये कौन से पॉइंट पे गुजरेगी, इस तरह। तो ये एक इस तरह इधर चली गई है, और इसको मैं नाम देता हूं, ये हमारा हो गया है वाई। और ये इसको जो जिस पॉइंट पे मिट रही है, मैंने सिर्फ यहाँ पे ई लिखा है, बाकी यहाँ पे भी पॉइंट को नाम दे सकते हैं, लेकिन वो हमारे चाहिए नहीं तो हम उसका नाम लिखते भी नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये दोनों लाइन किसी एक मखसूस पॉइंट पे गुजर रही हैं जिसको हमने मान लिया नाम है ओ। अब इन चीजों को हम यहाँ पे लिखते हैं कि ड्रॉ 2 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, ड्रॉ 2 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, ड्रॉ 2 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। एक का नाम क्या है, एक्स डी है, एक्स डी, एंड दूसरा कौन सा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, वाई ई। ये हमने 2 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉ कर दिए हैं, एक है एक्स डी और दूसरा है वाई ई। ये कहां पे ड्रॉ किए हैं, ये हमने बिल तरतीब एक ए बी पे ड्रॉ किया है, एक ए बी पे ड्रॉ किया है, एंड दूसरा कौन से पे ड्रॉ किया है, बी सी पे ड्रॉ किया है। दूसरा जो है हमने बी सी पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया है रिस्पेक्टिवली। अच्छा, अब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो ड्रॉ किया है, ये ए बी साइड इसके डी बीच में आ गया है। तो ये बीच में आ गया है, तो ये एक लाइन थी, एक लाइन सेगमेंट थी ए बी, अब ये 2 हिस्सों में बढ़ गई है, एक हो गया ए डी और एक हो गया बी डी, और ये आपस में इक्वल होंगे। क्यों कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के बीच में से गुजरा है। तो इधर हम लिख सकते हैं, कंक्लूजन इस में लिख सकते हैं कि ये ए डी
पार्ट जो है ये कॉन्ग्रुएंट है BD के, और सिमिलरली ये हमारा जो है ये BE इक्वल है CE के, BE इक्वल है CE के। और आखिरी जो है हमारा, हमने क्या कंस्ट्रक्शन करनी है कि जॉइंट, अब हमने इसको जॉइनिंग करनी है, किसको, ये A को O से, B को और ये A B और C को मैंने क्या कर दिया है, O से ज्वाइन कर लिया है, बहुत परपेंडिकुलर। अब इसका भी हमें बाकी है, ये हम आगे भी इसको अभी हम लेके जा रहे हैं, इसका थोड़ा सा अभी कंस्ट्रक्शन बाकी है। तो कंस्ट्रक्शन यहाँ पे आगे आ रही है कि बोथ perpendicular bisectors pass through a point, a common point, एक मखसूस पॉइंट pass through a common point O, जिसको हमने नाम दिया है, तीनों बाइसेक्टर जो हैं ये X D और Y E, ये कौन से पॉइंट से पास हो रहे हैं, इसको अगर मैं ब्लैक कर दूं तो ये O से पास हो रहे हैं। और उसके बाद हमने क्या किया, आखिरी जॉइंट, अब ये O पॉइंट को मैंने ज्वाइन कर दिया है, जॉइंट O to A B एंड C। तो ये यहाँ तक ये काम हो गया। अब हम चलते हैं, ये हमारा फिगर भी हो गया, कंस्ट्रक्शन भी हो गई, गिवन भी हो गया, प्रूफ भी हो गया। अब हम चल रहे हैं हमारे अहम पार्ट की तरफ, जिसको कहते हैं प्रूफ। और ये प्रूफ जो होता है ये इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है इसका स्टेटमेंट और दूसरे को हम कहते हैं कि ये इसका क्या है, रीजन उसको हम कहेंगे। कोई भी बात करेंगे, जो भी हमने स्टेटमेंट देनी है तो वो ज्योमेट्रिकल रूल्स लॉज के अंदर जाके देनी है। अब हमारे पास ये बन गई हैं, दो ट्रायंगल्स बन गई हैं। एक है ऊपर अगर देखें ओ बी के ऊपर हम देखें हम तो ये दो ट्रायंगल्स बन रही हैं, एक है ओ ए बी। अब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो यहाँ पे डेफिनेटली कौन सा एंगल होगा, 90 का। ये भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो ये डेफिनेटली क्या होगा, ये 90 का एंगल होगा। तो इसको हम नाम देते हैं 1, इस एंगल को 2, 2 और इस एंगल को 3, इस एंगल को 4 देते हैं। तो अब हम दो ट्रायंगल जो हैं ये बन गई हैं ऊपर की साइड पे, ये ओ डी ए और ओ डी बी, इनको आपस में कंपैरिजन करते हैं। तो कंपैरिजन ट्रायंगल कौन सी हो गई, ओ ए ओ डी ए, ये कंपैरिजन करते हैं ट्रायंगल ओ डी बी, इन दो ट्रायंगल्स का आपस में कंपैरिजन करते हैं। तो अगर ये ट्रायंगल देख लें तो इसकी ये साइड जो है, इस ट्रायंगल की, ये ट्रायंगल जो बने ऊपर की साइड की, इसमें जो ये ओ डी साइड है, ओ डी साइड, और इसकी ऊपर ट्रायंगल देखें इसमें भी ओ डी साइड है, दोनों में ओ डी साइड है। अगर ये ओ डी की 3 सेंटीमीटर है और तो इसमें भी 3 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि साइड तो वही है। अब ये दोनों जगह पे मिली हुई है वो अलग बात है, लेकिन है तो यही कॉमन साइड है। तो इसको हम नाम दे सकते हैं कि ये ओ डी इक्वल होगी, कॉन्ग्रुएंट होगी ओडी के। ये ओडी जो है ये इस ट्रायंगल में है और ये ओडी इस ट्रायंगल में, लेकिन चीज एक ही है और है भी 3 सेंटीमीटर। अगर इसमें है तो वहां पे भी 3 सेंटीमीटर होगी, तो ये क्या हो जाएगी, दोनों में कॉमन है। तो कॉमन चीज तो हमेशा एक जितनी होगी वो तो बराबर ही होती है। तो इसको हम क्या कहते हैं कि ये क्या है, कॉमन साइड है। यहाँ पे देख रहे हैं ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ हुआ है, परपेंडिकुलर तो बनाता ही 90 एंगल है, तो यहाँ पे भी नीचे 90 बनाएगा, ऊपर भी 90 बनाएगा, तो दोनों 90 इक्वल हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये मेजरमेंट, ये एंगल 1 ये भी कॉन्ग्रुएंट होगा एंगल 2 के। क्यों, तो ये तो हमारी कंस्ट्रक्शन थी, हमारी कंस्ट्रक्शन बन रही है। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा कंस्ट्रक्शन हुई ऐसे है, हाँ, परपेंडिकुलर बोथ आर राइट एंगल, बोथ आर राइट एंगल या बोथ आर 90 डिग्री। तीसरी बात ये है कि ये इसका ये साइड जो है ये ए डी साइड है इस ट्रायंगल की, ऊपर वाली ट्रायंगल की ए डी साइड और इस ट्रायंगल की बी डी साइड, ये भी आपस में इक्वल होंगी,
ये AD साइड इसकी इक्वल होगी कौन सी साइड की, BD साइड के। ये कहां पे है, ये हमारे कंस्ट्रक्शन है, ये हमारा कंस्ट्रक्शन है। तो ये तो उसकी मैंने कहा था अभी थोड़ी देर पहले कि किसी ट्रायंगल की तीन आइटम्स अगर इक्वल हो जाएं, चाहे वो एंगल हो या साइड हो, तो वो ट्रायंगल आपस में ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगी, वो कॉन्ग्रुएंट होंगी। तो हम लिख सकते हैं हेंस पस कि ये ट्रायंगल ODA ये कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ODB के। क्यों कि इसकी एक साइड एक एंगल और ये उसका दूसरा एंगल, ये वाली साइड और फिर उसकी ये वाली साइड, फिर ये एंगल और फिर ये वाली साइड, तो ये साइड दो साइडों के बीच में एंगल है। तो ये किस वजह से हो गया, उन 5 कंडीशन में से ये कंडीशन इसके ऊपर सही बैठती है कि साइड एंगल साइड इक्वल टू दूसरे के साइड एंगल साइड के। अब ये दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो गई तो इनकी हर चीज आपस में बराबर होगी। हालांकि हम 3 चीजें हमने प्रूव की हैं, लेकिन इसकी बकाया 3 चीजें भी ऑटोमेटिकली वो इक्वली होंगी, बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट होंगी। तो इस ट्रायंगल का ये OE जो है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि इट मींस ये OA जो है इसका ये कॉन्ग्रुएंट होगा इस ट्रायंगल के OB के। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। तो इसको मैं उठाऊं इसके ऊपर रखूं तो इसका ये साइड इसके ऊपर बिल्कुल फिक्स बैठ जाएगा, क्योंकि ट्रायंगल एक जैसी है, हुबहू एक चीज है। तो ये क्या कह सकते हैं इसको, करस्पॉन्डिंग मुताल्ले का साइडें हैं, करस्पॉन्डिंग sides of congruent triangles। congruent। चलो अब हम हमारा ये क्या हो जाएगा, ये साइड तो ये ट्रायंगल बराबर हो गई और ये इसी को जो OA हमारा इक्वल है इस ट्रायंगल का, ये OA इक्वल हो गया OB के, और इसी को मैं इक्वेशन 1 का नाम देता हूं। ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई, मान लें। अब हम चलते हैं दूसरी तरफ। ये ट्रायंगल बन रही है OEB और ये OEC, दो ट्रायंगल। अब इन दोनों को हम आपस में कंपैरिजन करते हैं। तो कंपैरिजन का क्या होगा, ट्रायंगल OE और C, ये हम हमारा कंपैरिजन है। ये कंपैरिजन का होता है OEC का होता है, ट्रायंगल OEC। अब ये दो ट्रायंगल हम आपस में कंपैरिजन कर रहे हैं, तो इसमें भी हमारा OE साइड जो है ये इस ट्रायंगल में भी है, और ये उस ट्रायंगल को मैं छुपाऊं तो ये OE साइड जो है ये इस ट्रायंगल में भी है, और इस ट्रायंगल को मैं छुपा लूं तो ये साइड इसमें भी है। तो ये दोनों में क्या है, कॉमन साइड है। तो इसको मैं लिख सकता हूं कि OE साइड इक्वल टू OE। तो ये क्या हो जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूं कि कॉमन साइड है हमारी, ये क्या है, हमारी कॉमन साइड हो गई। दूसरी बात ये तो हो गया, इसके अलावा हमारा एंगल 3 ये एंगल 4 के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि दोनों राइट एंगल है, परपेंडिकुलर ड्रा हुआ है, परपेंडिकुलर ड्रा होगा तो उसके दोनों साइडों पे क्या है, 90 एंगल ही बनेगा। तो इसमें लिख सकते हैं बोथ आर राइट एंगल्स, बोथ आर राइट एंगल, दोनों राइट एंगल हैं। और तीसरी बात ये कि इसकी ये वाली साइड जो है BE ये इक्वल होगी CE के, ये BE साइड जो है इसकी ये इक्वल होगी CE के। क्यों इक्वल होगी, ये हमने कंस्ट्रक्शन में काम किया था। ये हमारा ये कंस्ट्रक्शन आप देख सकते हैं कि ये BE इक्वल है CE के। तो ये अब हमारा क्या था, ये हमारा कंस्ट्रक्शन था। अब फिर देखें इस ट्रायंगल की, ये 1 2 3 एक साइड, फिर उनका बीच का एंगल, और ये एक साइड, ये वाली साइड, फिर इनके बीच का एंगल, और फिर ये साइड। तो दोनों ट्रायंगल से क्या हो जाएंगे, ये भी आपस में इक्वल होंगे, 3 आइटम इक्वल है, तो बकाया सारी ट्रायंगल इसकी आपस में कॉन्ग्रुएंट होगी। वजह क्या होगी कि इसका एक साइड इनके बीच का एंगल और साइड ये इक्वल होगा साइड एंगल साइड के पोस्टुलेट की वजह से। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि ये दोनों ट्रायंगल अब क्या हो गए, इनकी 3 चीजें बराबर, तो ये सारी ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो हम कह सकते हैं कि OEC ये कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल OEC के। तो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में ये साइड एंगल साइड की वजह से ये आप थोड़ा सा इसको मैं अगर नीचे करना चाहूँ तो ये इसके साथ बिल्कुल इक्वल आ जाएगा।
कि ये BE साइड, तो ये क्या हो जाएगा साइड एंगल साइड इसकी इक्वल हो जाएगी साइड एंगल साइड पे। अब हम चल रहे हैं दोनों ट्रायंगल अगर इक्वल हैं, अब दोनों ट्रायंगल्स हैं तो इसकी ये OB साइड इसकी OC साइड के बराबर होगी, क्योंकि अगर इसको मैं उठाऊं इसको ऊपर रखूं तो इसकी OB साइड OC के ऊपर आ जाएगी, बिल्कुल फिक्स बैठ जाएगी, क्योंकि ट्रायंगल दोनों एक जैसी हैं, कॉन्ग्रुएंट है, वो साबित हो गया है, तो प्रूव है। तो ये कह सकते हैं इट मीन्स या हेंस या देयरफॉर मैं लिख सकता हूं, देयरफॉर यहाँ पे मैं लिख ले रहा हूं देयरफॉर, ये देयरफॉर का निशान है कि ये OB इसकी कॉन्ग्रुएंट है OC के। तो ये इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 का नाम देता हूं। तो इसकी अब रीजन हम क्या देंगे, इसके हम ये रीजन दे सकते हैं कि ये जो है करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, दोनों ट्रायंगल बराबर हैं तो उनकी मुताल्लिका साइडें हैं, एक को उठाएंगे दूसरे के ऊपर रखेंगे तो उसके ऊपर बिल्कुल फिक्स आ जाएगी। तो ये हमारा ये हो जाएगा। अब हम कंक्लूजन की तरफ जाते हैं। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 पर हम देखें, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, ये OA इक्वल है OB के और ये OB इक्वल है OC के, तो इन दोनों में OB इक्वल है, ये OB यहाँ पे OA के इक्वल है और ये OB OC के इक्वल है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर ये दोनों साइडें OA और OC OB के इक्वल हैं तो ये तीनों आपस में इक्वल हो जाएंगी। इसका मतलब तो ये हो जाएगा, तो इसको मैं लिख सकता हूं कि ये OA इक्वल है OB के और इस तरह OB इक्वल है OC के, तो इसका मतलब है कि तीनों इक्वल हैं। तो इसके अंदर हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की वजह से हम ऐसा कह सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, अगर हम कंक्लूजन लिख सकते हैं कि इसकी तीन साइडें बराबर हैं। OE क्या है, OB क्या है, OC क्या है, ये तीनों दरअसल O से डिस्टेंस हैं। ये OA क्या है, O से A का डिस्टेंस है, OB क्या है, O से B का डिस्टेंस है, और OC क्या है, O से C का डिस्टेंस है, और इनके बीच में कॉन्ग्रुएंट आ रहा है। तो मतलब यह है कि O से A का डिस्टेंस, O से B का डिस्टेंस और O के C का डिस्टेंस ये तीनों एक जैसा है। मतलब यह है कि O से A का डिस्टेंस, O से B का डिस्टेंस, O से C का डिस्टेंस ये एक जैसा है। तो इसका मतलब यह हो गया कि ये A B C एक ही फासले पर O से फासले पर वाक़ है। हम समझ लें अगर ये 5 सेंटीमीटर के फासले पर तो ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, तो O इनसे 5-5 सेंटीमीटर के फासले पर है। ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात ये कि ये तीनों जो हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट्स A B और C, ये तीनों कहाँ से पास हो रहे हैं, या O से पास हो रहे हैं। देख रहे हैं आप कि ये एक ही फासले पर है और दूसरा ये A से O से पास हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये O क्या है, ये अगर इनसे एक ही फासले पर है, ये A और B और C के, तो इसका मतलब ये कि ये क्या हो गया, तो ये तो एक ऐसा सर्कल हो गया जिसका सेंटर O है और उसके पॉइंट्स क्या हैं, बहुत सारे पॉइंटों में से एक पॉइंट A है, एक पॉइंट B है और एक C है। क्योंकि सर्कल के पॉइंट्स हमेशा एक फासला होता है, सबका उनका सारा फासला एक होता है, चाहे वो A हो, चाहे B हो, चाहे C हो। तो ये एक ऐसा सर्कल बन रहा है। इसको अगर मैं ड्रा करना चाहूँ तो ड्रा भी कर सकता हूँ, इस तरह छोड़ना चाहूँ तो भी आप खुद अपनी तरफ से इसको आपस में बना भी सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा कि अगर ये इसको हम ऐसे ड्रा करें तो ये क्या हो जाएगा, तो इसके ये पॉइंट्स हो जाएंगे, ये OA OB और OC इसके रेडियाई हो जाएंगे और O उसका सेंटर हो जाएगा। तो ये तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स पे अगर ये पूरा प्लेन है तो ये सिर्फ एक ही सर्कल इनसे गुजरेगा, क्योंकि इनका फासला सारा एक जैसा हो। और ये तो सर्कल में बाकी पॉइंट्स का फासला एक जैसा होता है और ये तीनों पास भी हो रहे हैं O से। ये देखें ये O पास से हो रहा है, ये B O से पास हो रहा है, C भी O से पास हो रहा है। तो अब ये क्या हो जाएगा, इसका मतलब तो ये हो गया कि सिर्फ वन एंड ओनली वन सर्कल जो है ये सिर्फ O से पास हो सकता है। तो इसका कंक्लूजन मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, इट मीन्स के यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि O इज ए डिस्टेंस, कि O इज एट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम, अगर मैं इसको भी इसके साथ शामिल कर लूँ, मैं इसको मैं इधर मिला रहा हूँ और ये जो है यहाँ तक ये सारा हमारा यहाँ पे एक ही चीज हो रही है यहाँ पे। तो ये हमारी सिर्फ ये स्टेटमेंट ही समझ लें इसका कि इट मींस O इज इक्विडिस्टेंस
फ्रॉम ए बी एंड सी। तीनों ए बी सी का एक ही फासला है, ओ से, ओ ए, ओ बी और ओ सी। क्यों? वजह क्या है कि फ्रॉम इक्वेशन, ये देख लें, ये आप इक्वेशन दे सकते हैं। और ये एक और बात भी यही है, इसकी वजह आप दे सकते हैं कि ये क्या है, इक्वेशन नंबर 3 है। इसको आप क्या दे सकते हैं, इसकी वजह आप ये दे सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 3, और ये इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दें जहां पे तीनों इक्वल आ रही हैं। अब हम इसकी एक और बात देखते हैं कि ऑल द नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ऑल पॉइंट्स ए बी एंड सी आर पासिंग थ्रू वन कॉमन पॉइंट एट ओ। और ये बात कंडीशन तो सिर्फ सर्कल में होती है जिसमें सारे पॉइंट्स का फासला एक जैसा होता है। तो वो क्या हो गया, इट हेंस वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास, वन एंड ओनली वन सर्कल having center at O and also having radii OA, OB and OC are passing through 3 non-collinear points A, B and C। और ये तो हमारा प्रूफ था। तो ये आप देख सकते हैं कि ये हमारा, यही बात तो हमने लिखी थी कि 3 non-collinear points A, B and C are passing through one and only one circle, यही हमारा प्रूफ था। तो यहाँ पे आप ये सारा मैंने इस समरी इसकी लिख ली है। तो ये आप देख रहे हैं, ये सारी समरी जो है, तो ये सारी समरी हो गई आपके सामने। तो ये हमारा प्रूफ था, यहाँ पे भी लिख सकते हैं विच इज आवर रिक्वायर्ड प्रूफ है हमारा। ये मैं लिख भी रहा हूं, विच इज आवर प्रूफ। तो इस तरह हमारा ये थ्योरम प्रूफ होता है। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं स्क्रीनशॉट लेके, तो इसका आप करीब से देख सकते हैं। सारा थ्योरम मैंने इंतहाई तफसील से बयान कर दिया है। तो आप जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट है कि एक तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, और अगर किसी चीज़ की आपको समझ ना आए किसी चीज़ पे, तो आप हमसे क्वेश्चन भी कर सकते हैं, पूछ भी सकते हैं। जितना तफसील से हो सकता है हमने बयान कर दिया है। और हमारा चैनल लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसको चाहते हैं कि हमारा जो ये है एजुकेशन फैलाने का जो ये मिशन है, आप इसको आगे भी फैलाएं, और जितना ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा लेंगे तो ये अच्छा है, हमारे लिए भी अच्छा है। लेकिन यह है कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंशाल्लाह अगले लेक्चर के साथ फिर हाजिर होंगे। इंशाल्लाह अगला लेक्चर होगा हमारा 9.2 थ्योरम का। तो अब तक के लिए खुदा हाफिज़।